तो एनसीईआरटी पेज नंबर 148 पर हमें एक टेबल दिया हुआ है, उसको हमें सॉल्व करना है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा और उसके अलावा जो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, अभी टेबल तो मैं फिल करवा देता हूँ, कुछ फैक्टर्स की यहाँ पर क्वेश्चंस है, तो उससे हमारा ये टेबल पूरा बन जाएगा। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। तो C3 प्लांट्स में केल्विन साइकिल कहाँ पर होता है? मीजोफिल सेल्स में होता है। मीजोफिल सेल्स में होता है। और C4 प्लांट्स में कहाँ पर होता है? ये बंडल शीथ सेल्स में होता है। ठीक है, तो मीजोफिल और बंडल शीथ सेल्स इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा हमसे पूछा गया है, सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स। तो C3 प्लांट्स में आपको पता है एक ही बार कार्बोक्सिलेशन होता है और वो मीजोफिल सेल्स में ही होता है। और इनिशियली C4 प्लांट्स में पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बन रहा था, तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन वहां पर हो रहा था और वो प्रोसेस कहाँ पर हो रहा था? मीजोफिल सेल्स में ही हो रहा था। ठीक है। हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव टू फिक्स CO2? इसमें एक ही प्रकार की होगी। ठीक है, और वन ओनली कौन सी होगी? मीजोफिल सेल्स होगी। उसके अलावा जो हम इसकी बात करते हैं C4 प्लांट की, तो इसमें बंडल शीथ सेल्स और मीजोफिल सेल्स दोनों में यहाँ पर क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन होगा, तो इसमें टू टाइप्स ऑफ सेल्स आ जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। इसमें कौन होता है? C3 प्लांट्स में RUBP होता है। और इसमें कौन होता है? फोस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, PEP होता है। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। कितने कार्बन थे CO2 एक्सेप्टर में प्राइमरी में? इसमें 5 कार्बन थे RUBP में, और पेप में 3 कार्बन थे। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। इसमें क्या बन रहा था? PGA बन रहा था, और इसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। PGA में कितने कार्बन होते हैं? 3, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि डज द प्लांट हैव रुबिस्को। दोनों में होता है। ठीक है, तो यस और यस। डज द प्लांट हैव पेपकेज? दोनों में होता है, यस। C3 प्लांट्स में भी और C4 प्लांट्स में भी। ठीक है, C4 प्लांट्स में तो हमें दिख रहा था कि पेपकेज जो था वो मीजोफिल सेल्स में होता है, बट यहाँ पर भी होगा, जो कि स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में काम आता है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोसेस में पेपकेज एंजाइम काम आता है। ठीक है, तो इन प्लांट्स में भी होता है। विच सेल्स इन द प्लांट हैव रुबिस्को। कौन सी सेल्स में था? C3 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स में, और इनमें C4 प्लांट्स में बंडल शीथ सेल्स में था। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। ठीक है, तो इसमें मीडियम होता है CO2 फिक्सेशन, ये हम फैक्टर्स में पढ़ेंगे, और इसमें क्या होगा? हाई होगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए हाई लाइट इंटेंसिटी होना जरूरी है, तो दोनों में नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, इसमें तो होता है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन किसकी प्रॉब्लम होती है? C3 प्लांट्स की प्रॉब्लम होती है, और इसमें नेग्लिजिबल होगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन में सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी होगी फोटो रेस्पिरेशन की, हाई प्रोबेबिलिटी जो होगी वो C3 प्लांट्स में होगी। और क्योंकि CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म ऑलरेडी C4 प्लांट्स में बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट होगा, तो इसमें नेग्लिजिबल होगा ये फोटो रेस्पिरेशन। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अगर हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, तो दोनों में फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल होगा। टेम्परेचर ऑप्टिमम ये याद रख लो, इसमें कितना होता है? 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसमें होगा 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, C3 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? जैसे वीट, राइस, ओट, बार्ले, ये सारे पोएसी फैमिली के हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैंगो हो गया, उसके अलावा टोमेटो हो गया, उसके अलावा सनफ्लावर हो गया, बेल पेपर हो गया, क्योंकि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। बेल पेपर क्या होता है? शिमला मिर्च। अच्छा, इसमें हो गया मेज, C4 में शुगर केन, शुगर केन। उसके अलावा सोरघम, ज्वार, सोरघम हो गया। उसके अलावा एमेरेंथस चिनोपोडियम, एमेरेंथस
और चीनोपोडियम, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे, चीनोपोडियम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो देखिए इसमें होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक बार रिएक्शन हम देख लेते हैं। CO2 भी जरूरी था, H2O भी जरूरी था, ठीक है। उसके अलावा लाइट भी जरूरी थी, क्लोरोफिल भी जरूरी था। उसके अलावा पर्टिकुलर टेम्परेचर भी जरूरी होता है, क्योंकि एंजाइम पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करते हैं। तो हमें अगर फोटोसिंथेसिस को समझना है तो इसके फैक्टर्स को भी समझना जरूरी होगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यील्ड को भी डिटरमाइन करता है, कितना उत्पादन क्रॉप प्लांट्स कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स, ठीक है। ये इसका प्रभाव जो होता है सेवरल फैक्टर्स इस पर इफेक्ट डालते हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो जो प्लांट फैक्टर्स, अच्छा ये कहीं क्वेश्चन आता है कि प्लांट फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स में नंबर हो गया, नंबर जितने ज्यादा नंबर होंगे लीव्स के लीव्स के बारे में बता रही है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। साइज अगर बड़ी होगी तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। एज की अगर हम बात करते हैं तो मेच्योर लीव्स में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। फिर उसके बाद यंग में होता है, जो अभी अभी यंग लीफ है उसमें। और सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है ओल्ड में, ओल्ड लीफ में। उसके अलावा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा कि वो स्टेम के पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है, तो वो कितना जो है लाइट रिसीव कर रहा है। उसके अलावा मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स क्या होती है, फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स होती है लीव्स की। एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कितना है, जितना ज्यादा होगा उतना फोटोसिंथेसिस होगा। इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो जो प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, प्लांट फैक्टर्स ही इंटरनल फैक्टर्स हैं, आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब होता है जेनेटिक हैबिट, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूएशन। तो इसमें क्या हुआ, ये जीन पर डिपेंड करेगा, जीन डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, इस पर ये डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, वाटर, ये बाहर के फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस की रेट को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस की, तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो साथ में काम करते हैं और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब CO2 फिक्सेशन, ठीक है। तो एक जो फैक्टर होगा वही मेजर कोज होगा और वही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की रेट को डिटरमाइन करने का काम करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं CO2 की बात करता हूं, वाटर प्रॉपर है, ठीक है, वाटर भी प्रॉपर है, क्लोरोफिल भी प्रॉपर है, और उसके अलावा सनलाइट भी प्रॉपर है। बट क्या प्रॉपर नहीं है, CO2 नहीं है। तो CO2 कम है तो CO2 ही क्या करेगा, यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करने का काम करता है, ठीक है, जो कि इसके सब ऑप्टिमल लेवल पर हो, ठीक है, ऑप्टिमम से कम हो। तो जो सेवरल फैक्टर्स होते हैं, जब एक बायोकेमिकल प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस को अगर डिटरमाइन कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है इफेक्ट में आता है, जो कि 1905 में दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर इसमें ये क्या इसका डेफिनेशन होता है या फिर क्या एक्सप्लेनेशन इसका है कि इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर्स, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. It is the factor which directly affect the process if its quantity is changed. Okay, जैसे कि अगर इसको सिंपल वर्ड्स में मैं बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये इसको मान लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाई एक्सिस पर फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस और यहाँ पर कोई भी दो फैक्टर हम मान लेते हैं, जैसे टेम्परेचर का यहाँ पर दिया है, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे टेम्परेचर हमने इतना दिया कि ये 10 mg पर आवर ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब इतना यहाँ पर CO2 फिक्स कर देता है, कर सकता है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन कर रहे हैं टेम्परेचर, उसके अलावा एक और फैक्टर ले लो CO2, उसके अलावा ले लो लाइट इंटेंसिटी। ओके, तो अगर हमने यहाँ पर टेम्परेचर और CO2 इतना दिया
कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो 10 mg पर आर तक ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। बट लाइट इंटेंसिटी हमने इसको दी ही नहीं या फिर प्रॉपर नहीं दी, तो क्या ये इतना 10 mg पर आर जो है फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये यहां तक इनका लेवल कब पहुंचेगा? जब हम लाइट इंटेंसिटी को कहां तक ले जाएंगे? इतनी देंगे कि वो 10 mg पर आर तक फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है, तो यहां पर जब लाइट इंटेंसिटी कम थी, लाइट इंटेंसिटी कम थी, तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसने डिसाइड किया था? लाइट इंटेंसिटी ने डिसाइड किया था। सपोज यहां पर लाइट इंटेंसिटी हमने इतनी कर दी ज्यादा, ठीक है, और CO2 भी हमने, अच्छा, उसके अलावा हमने इतनी ये लाइट इंटेंसिटी कर दी, तो अब जो फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर बने वो कौन कौन बने? टेम्परेचर और CO2 बने। जनरली यहां पर एक ही लिमिटिंग फैक्टर होता है। ओके, तो अब यहां पर ये इसका जो लेवल है लाइट इंटेंसिटी का, ये 10 mg पर आर तक फोटोसिंथेसिस के लिए है। ठीक है, बट इससे बढ़ाने पर हमने अदर फैक्टर्स जो है वो क्या क्या कर दिए थे? लिमिटिंग कर दिए थे। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस का रेट कौन डिटरमाइन करेगा? जो इसके सब ऑप्टिमल लेवल पर है, वो कौन कौन है? जैसे टेम्परेचर हो गया और CO2 हो गया। एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमल लाइट एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन, सब यहाँ पर ऑप्टिमम है। द प्लांट may not photosynthesize if the temperature is very low। जब तक टेम्परेचर हम प्रॉपर नहीं करेंगे, बहुत कम है, तो फोटोसिंथेसिस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। दिस लीफ इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग, है ना? जब हम इसको प्रॉपर टेम्परेचर देंगे तो ये क्या करने लग जाएगी? फोटोसिंथेसिस करने लग जाएगी ये लीफ। ओके, तो हमें जो समझाया हुआ है यहाँ पर, कौन कौन से फैक्टर्स हमें समझाए हुए हैं वो भी हमें देखने हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो कौन सा है? लाइट है। पहला जो फैक्टर है वो कौन सा है? लाइट है, और लाइट इंटेंसिटी है। तो लाइट इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो या फिर लाइट की हम बात करते हैं, तो हमें समझाया हुआ लाइट इंटेंसिटी है, बट यहाँ पर एनसीईआरटी में नाम हमें दे दिए लाइट क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी का मतलब होता है कितने नैनोमीटर की लाइट है, उसके अलावा लाइट इंटेंसिटी कितना है, ठीक है, और उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ लाइट कितना है। While discussing the light as a factor that affect the photosynthesis, there is a linear relationship between incident light and CO2 fixation rate at low light intensity। ठीक है, मतलब यहाँ पर लो लाइट इंटेंसिटी से अगर हम हायर लाइट इंटेंसिटीज की तरफ जा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, और यही क्या होता है? लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, किस किस के बीच में? बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन। ओके, at higher light intensities gradually the rate of photosynthesis does not show further increase as other factors become limiting। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी हम देंगे और ज्यादा हम लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो ग्रेजुअली यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहेगा, दूसरे यहाँ पर फैक्टर क्या हो जाएंगे? लिमिटिंग हो जाएंगे। What is interesting to note that the light saturation occurs at 10% of full sunlight। सेचुरेशन कब आ जाता है लाइट इंटेंसिटी का? जब उसने कोई भी प्लांट या फिर लीफ इंसिडेंट लाइट का 10% एब्जॉर्ब कर लेती है या फिर उसको रिसीव कर लेती है। हेंस एक्सेप्ट द प्लांट फॉर plants in shade or the dense forest, light is rarely a limiting factor in nature। मतलब यहाँ पर लाइट तो जनरली सभी को मिलती है, बट ये किसके लिए रेयरली लिमिटिंग बन सकता है? जो प्लांट शेड में है, छाया में है, ठीक है, या फिर डेंस फॉरेस्ट में है। मतलब जैसे ये बड़ा कैनोपिड प्लांट है और इसके नीचे एक छोटा सा यहाँ पर इसकी जो शेडो में कोई ग्रासेस उगी हुई है, तो इन ग्रासेस को क्या नहीं मिल रहा है? प्रॉपर लाइट नहीं मिल रहा है, तो इनके लिए लाइट इंटेंसिटी जो है वो क्या हो सकती है? इनके लिए लाइट इंटेंसिटी बेसिकली यहाँ पर लिमिटिंग हो सकती है, बाकी के लिए लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट, इंक्रीज इन द इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कोज द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड अ डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। अगर हमने वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी दे दिया तो क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा, और ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल होने की वजह से, ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल होने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका
फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कम हो जाता है। अब हमें ये ग्राफ दिया हुआ है लाइट इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए बाकी सारे जो सपोज यहाँ पर ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट जो है ये मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यहाँ पर मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। मतलब यहाँ तक सारे जो है फैक्टर्स वो क्या है, ऑप्टिमम लेवल पर है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी को हम इधर से इधर बढ़ा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, हमने ये देखा कि लो लाइट इंटेंसिटी, ये लो लाइट इंटेंसिटी है और लो लाइट इंटेंसिटी है, और लो लाइट इंटेंसिटी से हम कहाँ जा रहे हैं, ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी की तरफ। वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी नहीं, इसको हाई लाइट इंटेंसिटी बोल सकते हैं। तो ये लो टू हाई जा रहे हैं, तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि कम लाइट इंटेंसिटी से ज्यादा लाइट इंटेंसिटी की तरफ जाने पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। ठीक है, तो ये सपोज ई पॉइंट जो आपको दे रखा है ये है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पर क्योंकि लाइट इंटेंसिटी सपोज यहाँ पर कम थी, यहाँ पर उससे ज्यादा हुई, यहाँ पर उससे ज्यादा हुई, है ना, तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा। ठीक है, इस तरह से ये लाइट इंटेंसिटी ऐसे बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, और डी पॉइंट ऐसा आया जहां पर लाइट सेचुरेशन पॉइंट है, ये क्या है, लाइट सेचुरेशन पॉइंट हो गया, लाइट सेचुरेशन पॉइंट हो गया। और लाइट सेचुरेशन कब आ जाता है, जब ये 10% ऑफ इंसिडेंट सनलाइट क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर कि जब फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, है ना, या फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या था, बिल्कुल जीरो के बराबर था, तो इसको हम बोलेंगे लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। क्या बोलेंगे, लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। ठीक है, और लाइट कंपेंसेशन पॉइंट में क्या था कि जितना फोटो रेस्पिरेशन हो रहा था उतना रेस्पिरेशन हो रहा था। ठीक है, मतलब ग्लूकोज जो है वो स्टोर ही नहीं हो पा रहा था या फिर बन ही नहीं पा रहा था, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर क्या था, कौन सा फैक्टर लिमिटिंग था, लाइट इंटेंसिटी जो था वो क्या था, लिमिटिंग फैक्टर था, लिमिटिंग था। ठीक है, जैसे जैसे हमने इसको बढ़ाया वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ा। ए पॉइंट जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइट इंटेंसिटी इज लिमिटिंग। ओके, बी यहाँ पर क्या हो गया कि अ, हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हो गया है, ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस हो गया है। अब फर्दर डी से ज्यादा अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं लाइट इंटेंसिटी को, तो क्या फोटोसिंथेसिस में इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसी पॉइंट पर कोई भी इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिला, ये स्टेशनरी फेज आ गया। तो यहाँ पर जो लाइट इंटेंसिटी है वो तो लिमिटिंग नहीं है, बट यहाँ पर क्या होगा कि जो अदर फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स, जैसे हम बात कर सकते हैं CO2, क्लोरोफिल, ये क्या हो जाएंगे, अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। ठीक है, तो ये ग्राफ भी हमें याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ए फैक्टर जो था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, लाइट इंटेंसिटी इज लिमिटिंग। ई फैक्टर में मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और बी फैक्टर में ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहां पर आकर ये ऑप्टिमम हो गया था। और सी फैक्टर में क्या हो जाएगा, अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। और डी फैक्टर कौन सा हो जाएगा, लाइट सेचुरेशन पॉइंट, जो कि 10% ऑफ टोटल इंसिडेंट सनलाइट का रिसीव करने पर आ जाता है। ओके, तो ये लाइट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात आपको याद ही रख लेनी है कि ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस होता है। इसका रीजन ये है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर क्यों है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ प्लांट जो है, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, C3 प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और C3 प्लांट्स को ज्यादा CO2 जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। कैसे होती है वो, ये भी मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है एटमोस्फियर में वो बहुत कम है, 0.03 टू 0.04 परसेंट है। ठीक है, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.5, अगर एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन बढ़ गया 0.05 तक, तो ये CO2 जो है उसके फिक्सेशन का रेट बढ़ जाएगा। बियॉन्ड दिस लेवल बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स। ठीक है, तो अगर इससे ज्यादा कोई फोटो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा तो वो क्या हो जाएगा, डैमेज करेगा
या फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसके पीछे पीछे रीजन क्या है, जैसे अगर हम गार्ड सेल्स की बात करते हैं, गार्ड सेल्स की बात करते हैं तो इनमें क्या होगा, जैसे CO2 है, CO2 ज्यादा है, वो वाटर से रिएक्ट करेगा और वाटर से रिएक्ट करने के बाद कार्बनिक एसिड बनाएगा। कार्बनिक एसिड जो होगा उसकी वजह से पीएच जो होगा, क्योंकि एसिडिक नेचर का है तो पीएच क्या हो जाएगा यहाँ पर, कम हो जाएगा। पीएच जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कम हो जाएगा और एसिडिटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एसिडिटी बढ़ने की वजह से स्ट्रेस कंडीशन यहाँ पर आएगी। स्ट्रेस कंडीशन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेस हार्मोन, और वो क्या होता है, एबीए। और एबीए क्या करता है, स्टोमेटा को क्या करवा देता है, क्लोज करवा देता है। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि अगर ज्यादा समय तक ये CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी रही तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, और स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। ये एक्चुअल रीजन होता है इसका। जो C3 और C4 प्लांट होते हैं वो डिफरेंट CO2 कॉन्सेंट्रेशन को रेस्पॉन्ड करते हैं। लो लाइट इंटेंसिटी पर कोई भी यहाँ पर इसको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब तक कि उनको प्रॉपर, वेरी हाई नहीं, जब तक कि लीनियर रिलेशनशिप में इनको लाइट नहीं मिले, लो टू हाई। ठीक है, एट हाई लाइट इंटेंसिटी बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स शो इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, what is important to note that C4 plants show saturation at about 360, ये डेटा याद रखना है, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। अगर हम परसेंटेज में इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0.036 हो गया, है ना, या फिर पार्ट पर मिलियन बोल दो इसको, 360 पार्ट पर मिलियन। C3 जो होंगे वो क्या करते हैं, सेचुरेशन बियॉन्ड, मतलब 450 माइक्रोलीटर पर लीटर के बाद ये क्या करते हैं, सेचुरेशन शो करते हैं। अभी ये समझ में नहीं आएगा, एक ग्राफ बनाऊंगा मैं, फिर इसको समझाऊंगा, पहले थ्योरी क्लियर करवा देता हूँ। Thus current availability of CO2 level is limiting to C3 प्लांट, मतलब जो अभी इसमें एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 0.03 टू 0.04। ओके, और इनको ये सेचुरेशन कब शो करते हैं, 360 माइक्रोलीटर, सॉरी C3 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, जो कि मतलब अगर हम पार्ट पर मिलियन में देखें तो वो 450 पार्ट पर मिलियन, और परसेंटेज में अगर हम देखें तो 0.045, है ना। तो इतने पर ये सेचुरेशन शो करते हैं, तो इनको ऑलरेडी CO2 का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। The fact that C3 plants respond to higher CO2 concentration by showing the increased rates of photosynthesis leading to the higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper. Bell pepper क्या होता है, शिमला मिर्च। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ग्रीन हाउसेस हमने देखे हैं, तो ग्रीन हाउसेस में क्या होता है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाती है, बड़ी होती है, और उसकी वजह से जो C3 प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे कि दो एग्जांपल, टोमेटोज एंड बेल पेपर, ये दिए हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर दैट लीड्स टू द हायर यील्ड। इसकी वजह से क्या होगा, इनकी जो यील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो इसको मैं ग्राफ से समझा देता हूं कि जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, एक्स एक्सिस पर मैं लिख रहा हूं यहां पर, जैसे CO2 कॉन्सेंट्रेशन हो गई, और वाई एक्सिस पर मैं लिख देता हूं फोटोसिंथेसिस। ओके, अब इसको मैंने यहां पर लिखा है 100, 200, 300, 400, 500, ऐसे। ठीक है, और अगर हम C3 प्लांट की, अच्छा लो लाइट इंटेंसिटी पर दोनों क्या नहीं करेंगे, चाहे C3 हो या फिर C4 हो, दोनों फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए C4 प्लांट्स के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्केज, और वो पेप्केज स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम होता है। जब थोड़ा सा CO2 कॉन्सेंट्रेशन ही उसके पास है तब भी वो क्या करने लग जाएगा यहाँ पर, जैसे 0 टू, अगर मैं इसको पार्ट पर मिलियन
है ना, 500 100 पार्ट पर मिलियन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं माइक्रोलीटर पर लीटर, इस यूनिट में हम इसको रखते हैं। तो ये 10 टू 0 to 10 पार्ट पर मिलियन ही इसको क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए C4 प्लांट्स को, तो ही वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। और इनका जो सेचुरेशन आएगा, C4 प्लांट्स का जो सेचुरेशन आएगा, वो कहां पर आएगा, 360 पर। ठीक है, वो कहां पर आता है, 360 पर आता है। मतलब यहां पर ये इन्होंने सेचुरेशन शो कर दिया, ये 360 पर, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। अगर हम C3 प्लांट्स की बात करते हैं, तो C3 प्लांट जो होते हैं, एक तो वो फोटोसिंथेसिस जो स्टार्ट करेंगे, उनको मिनिमम कितनी लाइट मिलनी चाहिए, 25 टू, सॉरी लाइट क्या, CO2 मिलनी चाहिए 25 टू, हम बोल सकते हैं यहां पर 100 पार्ट पर मिलियन, तब जाकर तो वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। ओके, और उसके अलावा ये अपना जो सेचुरेशन शो करते हैं, वो बियॉन्ड 450, बियॉन्ड 450 यहां पर ये शो करेंगे, बियॉन्ड 450, बियॉन्ड 450 ये शो करेंगे। ठीक है, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको किसका बढ़कर आ रहा है, लग रहा है, ये C4 प्लांट्स हैं और ये C3 प्लांट्स हैं। ठीक है, तो इतना गैप यहां पर आ रहा है। कम CO2 जो है वो किसने ली, C4 ने ली, और ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो किया। जबकि C3 प्लांट्स ने ज्यादा CO2 लेकर भी यहां पर क्या किया, कम फोटोसिंथेसिस शो किया। ओके, तो ये होता है ये ग्राफ, इसको हमें समझ लेना है। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर में हमें दिया हुआ है कि डार्क रिएक्शन जो होती है वो एंजाइमेटिक होती है। इसका मतलब ये है कि ईच स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय एंजाइम, ईच स्टेप एंजाइमेटिक यहां पर होती है, हर स्टेप में एंजाइम काम आता है। आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड, और क्योंकि जो ईच एंड एवरी एंजाइम होता है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करते हैं। ठीक है, दो द लाइट रिएक्शंस आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड टू अ मच लेसर एक्सटेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो कुछ रिएक्शंस होती है लाइट रिएक्शंस की, वही क्या होती है, एंजाइमेटिक होती है। ठीक है, C4 plant respond to higher temperature and show higher rate of photosynthesis। आपको पता है कि हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी हमने यहां पर भी देखा। ठीक है, वो एक तो क्या करेंगे, हायर टेम्परेचर के लिए एडेप्टेड होते हैं, और टेम्परेचर ऑलरेडी हम टेबल में वहां पर लिख चुके हैं, वो 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो एडेप्टेड होते हैं। वाइल C3 प्लांट्स हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। ठीक है, और उनका टेम्परेचर ऑप्टिमम जो था वो कितना था, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। वाटर, the temperature optimum for photosynthesis of different plants also depends on the habit। ये किस पर भी डिपेंड करता है, हैबिट पर भी, हैबिटेट पर भी डिपेंड करता है जहां पर वो रह रहे हैं। एंड दे आर दैट आर दैट दे आर अडेप्टेड टू, जहां पर वो अडेप्टेड हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट्स अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट्स। ठीक है, जो टेम्परेट रीजन में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, उनको टेम्परेचर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वाटर फैक्टर। इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन लाइट रिएक्शन, आपको पता है वाटर स्प्लिट हुआ था। ठीक है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाफ O2, ऐसे ये ब्रेक हुआ था। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ वाटर इज अ फैक्टर दैट फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट रेदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि जो प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना, प्लांट वाटर कहां से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, सॉइल से ये क्या आ रहा है, वाटर। ठीक है, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ये यूज करते हैं, सपोज इसने 100 लीटर वाटर यू एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो लेस देन 1%, लेस देन 1% जो है वही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम आएगा, और 99% जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा थ्रू ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन से। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में तो ओनली कितना काम आ रहा है वाटर, लेस देन 1%। इसलिए क्या होगा यहां पर, कि जो वाटर एक फैक्टर है इज मोर
through its effect on the plant. The effect of water is a factor is more through its effect on plant rather directly on photosynthesis, क्योंकि photosynthesis के लिए थोड़ा सा water चाहिए. Water stress cause stomata to close, hence reducing CO2 availability. है ना, water कम होगा तो CO2 वो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे. Besides, water stress also makes leaves wilting का मतलब हो जाता है मुरझाना. ठीक है, thus reducing the surface area of leaves. अगर मुरझाएगी तो surface area कम हो जाएगा leaves का. their metabolic activities भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ओके, अब देखिए क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसे कम होती है ये भी समझ लो. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो कैसे यहाँ पर कम होगी, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो एक्वस मीडियम में काम करते हैं, एक्वस मीडियम में काम करते हैं. अब देखिए अगर H2O कम हुआ, H2O कम होगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसलिए इसका मेटाबॉलिक रेट या फिर मेटाबॉलिज्म जो है वो भी क्या हो जाएगा, उसमें भी डिक्रीज होगा. ओके, तो ये चैप्टर हमने